नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग बीपीएससी बिहार एस्टेट या बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में पढ़ रहे थे, जिसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। आपका 24, 25, 26 ये 3 दिन एग्जाम होगा। प्राइमरी लेवल का जो एग्जाम है वो 24 और 25 होगा, फिर उसके बाद में अपर लेवल का 26 को आपका एग्जाम होगा। तो हम लोग बीपीएससी टीचर वैकेंसी के लिए भूगोल के टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कल की वीडियो में हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में जाना और उसको अच्छे से समझा। देखिए, हिमालय का जो विस्तार है वो जब आप उत्तर भारत में आएंगे यानी कि अरुणाचल प्रदेश साइड, उधर भी कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां देखने को मिलती है। जैसे मेघालय में खासी गारो जयंती, खासी गारो जयंती, खासी गारो जयंती, ये 3 पहाड़ियां हैं जो मेघालय में देखने को मिलती हैं। और जैसे और 2-3 पहाड़ जैसे मिसमी डाफला मेरी और पटकाई, ये पर्वत श्रेणियां आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। ये आप 4, 5, 6, 7 नाम ध्यान रखे रहेगा, कभी कोई एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। साथ ही साथ इस पहाड़ी क्षेत्र में आपको स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि होती है, और ये कृषि क्या होती है हम लोग आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने आपको बताया था कि भारत के भूखंड को 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्या था, 5 के 6 भागों में। पहला था पर्वतीय भाग हिमालय का, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा भाग है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा आपका है मरुस्थली, चौथा है पठार, और 5वां तटीय मैदान, और फिर द्वीप समूह है। ठीक है, चलिए हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, वो हमारा है 2nd नंबर टॉपिक, उत्तर भारत का मैदान। तो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर भारत के मैदान के बारे में। उत्तर भारत का मैदान, देखिए उत्तर भारत के मैदान का सेंस ये है, जैसे मोटा मोटा समझिए। देखिए मोटा मोटा अगर आप समझिए तो उत्तर भारत के मैदान का सेंस ये है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, यहां पर उत्तर भारत के उत्तर में यहां पर नदियों के निक्षेप द्वारा या नदियों द्वारा लाए गए कर कंकड़ी धूल मिट्टी, उनके निक्षेप द्वारा एक बहुत बड़े मैदान का निर्माण होता है, जिसका नाम क्या है, उत्तर भारत के मैदान या उत्तर भारत का मैदान। तो सबसे पहली चीज ये है कि इसका निर्माण जलोढ़ मिट्टी द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टी क्या है समझाते हैं हम आपको। जलोढ़ मिट्टी मतलब जो जल लाए और ढकेल दे। ठीक है, यानी पानी अपने साथ बहा के लाए और उसको ढकेल दे, उसको हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो उत्तर भारत के मैदान का निर्माण जलोढ़ मिट्टी द्वारा हुआ है। कैसे हुआ है समझते हैं। जब नदियां पर्वत से चलती हैं तो वो अपने साथ साथ कड़ कंक्रीट ईंटे पत्थर सबको काटते पीटते हुए चलती हैं, मिट्टी को काटते हुए चलती हैं। कहीं अगर आप देखिए कभी आंधी तूफान आता है तो पूरा पूरा घर बहा ले जाता है। ऐसे ही जब ये जल की धारा शुरुआत में निकलती है तो बहुत तेज होती है, बड़े बड़े पत्थर को, बड़े बड़े भूखंड को ये बहा के लेके चली जाती है। क्योंकि पत्थर के आकार इतने बड़े होते हैं, या कह लीजिए आपकी मिट्टी जो होती है इतनी ज्यादा होती है, इनमें जो छोटी नदियां होती हैं वो दिखाई नहीं पड़ती। तो ऐसे क्षेत्र को या ऐसे प्रदेश को क्या कहते हैं, भामर। क्या कहते हैं, भामर प्रदेश, जहां पर छोटी नदी क्या होती है, गायब हो जाती है। ठीक है, भामर ऐसा प्रदेश है जो, या जब नदियां ईंट पत्थर या पत्थरों को काटते हुए आगे बढ़ती हैं तो वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर के कंकड़ों को लेके चलती हैं, जिससे नदियां उसी में छोटी मोटी नदियां लुप्त हो जाती हैं। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, भामर क्षेत्र। क्या कहते हैं, भामर क्षेत्र। भामर क्षेत्र के बाद जब आगे आप बढ़ेंगे तो आगे आपका आता है तराई प्रदेश। देखिए तराई प्रदेश में क्या होता है, यहां पर नदियां पुनः दिखने लगती हैं और ये इलाका दलदली होता है। ठीक है, दलदली, जैसे हमने कहा आपको इतना बड़ा मिट्टी का टुकड़ा बहा के नदी लेके जा रही है। मान लीजिए यहाँ पे इतना बड़ा टुकड़ा बहा के ले जा रही है, धीरे धीरे समय के साथ साथ आते थे ये पूरा घुल जाएगा मिट्टी में, और जब ये घुल जाएगा पानी में, पूरा जब घुल जाएगा तो ये दलदली इलाका बना देगा। ठीक, तो यही जो बड़े बड़े कण थे वो जब
बहते बहते जाते हैं, टकराते फकराते किसी और से, उससे उससे टूटते 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 मिट्टी का रूप लेने लगते हैं। और यही दलदली मिट्टी का जैसे निर्माण होने लगता है तब हम कहते हैं कि हम तराई क्षेत्र में आ गए हैं। ठीक है, तो भामर क्षेत्र में नदियां लुप्त हो जाती हैं, आपसे पूछेगा एग्जाम में तो आप बता सकते हैं। तराई क्षेत्र में नदियां पुनः दिखने लगती हैं और ये इलाका दलदलीय होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगली बात। अब मान लीजिए ये इलाका है, ठीक है, ये यहां से नदी की धारा ऐसे बह के गुजर गया, नदी की धारा यहां से बह के गुजर गई, तो अब इस पे क्या होगा, पूरा पूरा मिट्टी छाप देगी, पूरा पूरा मिट्टी छाप देगी। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं, बांगर। अर्थात जिस क्षेत्र में या जिस इलाके में नदी एक बार बह के चली जाती है या नदी एक बार अवसादों को लाकर निक्षेपित कर देती है, उस इलाके को हम कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं, बांगर क्षेत्र। अब देखिए मान लीजिए अब पानी तो लगातार आ रहा है, नदी फिर आ गई दोबारा, तिबारा, चौबारा, 5 बार, 10 बार, 15 बार, तो अब इस क्षेत्र को हम कहेंगे खादर। क्या कहेंगे, खादर। बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यानी कि ऐसा क्षेत्र या ऐसा इलाका जहां पर नदियां अपना अवसाद या अपने अवसादों को फैला देती हैं, फिर काफी दिन तक या काफी देर तक नहीं आती, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं बांगर। लेकिन बार बार या पुनः जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करना या पुनः अवसादों को फैला देना क्या कहलाता है, खादर मिट्टी। तो बांगर और खादर। बांगर में यह है कि जलोढ़ मिट्टी एक बार बनती है और खादर में क्या है, कई बार बनती है, यानी कि बार बार नदियां उसमें लेके फेंटती रहती हैं। ठीक, तो इस नजरिए से बांगर थोड़ा कम उपजाऊ होता है और खादर बहुत जबरदस्त उपजाऊ होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखे रहेगा, बांगर और खादर में एक आपका क्या है, ये डिफरेंस है। ठीक है, बांगर और खादर में। अब देखिए जब ये नदियां आगे बढ़ती हैं, जैसे अब देखिए, अब मान लीजिए ये नदी की धाराएं बढ़ रही हैं, ठीक है, नदी की धाराएं आगे बढ़ रही हैं। सपोज कीजिए यहां अगर छोटा सा कंकड़ आ गया तो ये नदी की धारा ऐसे कट जाएगा, ये ऐसे कट जाएगी। मान लीजिए धारा इधर कट गई, ये धारा इधर कट गई, ऐसे कटते 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 अब आप यहाँ पे देखिए कुछ इस शेप का निर्माण हो रहा है, ये ऐसा शेप, ठीक है, ऐसा ये, यानी कि अगर इसको हम बाहर निकालें तो आप देखेंगे ये इस शेप का निर्माण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा बोलते हैं। तो नदियां जब मुहाने पे पहुंचती हैं तो वहां डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अपवाह तंत्र में। अभी यहां समझिए कि डेल्टा टाइप की मिट्टी का भी निर्माण होता है। और डेल्टा क्या होगा, बांगर होगा कि खादर होगा, आप बताइए। अरे जल बार बार जा रहा है, पानी बार बार जा रहा है, इसका मतलब है ये भी क्या होगा, खादर होगा। ठीक, तो ये था हमारा उत्तर भारत के विशाल मैदान की चर्चा, जिसकी या जिसका विस्तार कह लीजिए बिहार में और यूपी में बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए इस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है वो बिहार और यूपी में सर्वाधिक फैला हुआ है और इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। इसमें 5-6 प्रकार की मिट्टी की प्रजाति पाई जाती है। जैसे पहले भामर होता है जिसमें नदियां लुप्त हो जाती हैं, फिर तराई प्रदेश होता है जिसमें दलदली मिट्टी होती है और नदियां पुनः दिखने लगती हैं। बांगर ऐसा प्रदेश है जहां पर जलोढ़ मिट्टी या नदियों द्वारा एक बार अवसाद बिछाया जाता है और जहां पे कई बार बिछाया जाता है या बार बार, उसको खादर बोलते हैं। लास्ट में आपका डेल्टा आता है। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए एग्जाम नजदीक है इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि नहीं तो ये टॉपिक बहुत लंबे लंबे हैं। ठीक है, हम लोग अपना उतना देख लेंगे जिसमें हमारा काम हो जाए। उत्तर भारत के मैदान की बात करें, 3rd नंबर पे हमारा आता है मरुस्थलीय भाग। मरुस्थलीय भाग, ठीक है, मरुस्थलीय भाग या मरुस्थल इलाका। ठीक है, 3rd नंबर पे हमारा आता है मरुस्थलीय भाग। अब देखिए हमारे पूरे भारतवर्ष में मरुस्थल केवल एक ही जगह है, राजस्थान में। राजस्थान में अभी मरुस्थलीय इलाका क्या होता है, जहां पर 25 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम हो, उस इलाकों को हम कहते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थल की बात करें, हमारे यहाँ थार का मरुस्थल है।
थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल जिसकी क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो 84 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 84 वर्ग, यानी कि 84 वर्ग, इतना पूरा एरिया में 84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये पूरा थार का मरुस्थल फैला हुआ है, ठीक है। ये आप ध्यान दें, मतलब पूरा डेजर्ट इलाका है, बालू वाला इलाका है, और इसमें जैसे बालू वाली, जैसे बालू का स्तूप, छत्रक, ये सब चीजें यहाँ पे बनती रहती है। मतलब ऐसे बालू, हवा चलता है तो उड़ के उधर चला गया, फिर हवा चला उड़ के इधर आ गया, तो ये सब सारी चीजें कहाँ में देखने को मिलती है? थार के मरुस्थल में, ठीक है। तो हमारे भारत देश का तीसरा पार्ट क्या है? ये मरुस्थली पार्ट है। पहला पर्वतीय हो गया, मैदानी भाग हो गया, मरुस्थली भाग हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, चौथा हमारा है पठारी भाग, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिए चौथा जो भारत का पार्ट है वो है पठारी भाग या भारत के पठार, पठारीय भाग। देखिए भारत का जो ये जो निचला हिस्सा है, ये पूरा पूरा इलाका, ये निचला जो हिस्सा है पूरा पूरा इलाका क्या कहलाता है? पठारीय भाग, या इसको कहते हैं दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार। क्यों? क्योंकि ये भारत के दक्षिण में है, इसलिए दक्षिण का पठार। पठार की बात करें तो इसमें दक्कन ट्रैप सबसे इंपॉर्टेंट है। दक्कन ट्रैप क्या है ये ध्यान समझिएगा। दक्कन ट्रैप यहाँ आपका महाराष्ट्र के आसपास है, और दक्कन ट्रैप या दक्कन का पठार इसको बोलते हैं। यहाँ पर काली मिट्टी सर्वाधिक है, काली मिट्टी सर्वाधिक है, और ये कपास की खेती के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, कपास की खेती के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो दक्षिण का पठार कहाँ है? आपका दक्षिण में है, जिसमें दक्कन ट्रैप यानी कि दक्कन का पठार आता है, जो इसमें काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ और पठार के बारे में आप जान लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। मेवाड़ का पठार आपका एमपी में है, मालवा का पठार आपका ये भी एमपी में है। सीधा आप सवाल पूछता है कि ये पठार कहाँ का है? बुंदेलखंड का पठार आपका यूपी में है, बुंदेलखंड का पठार आपका यूपी में है। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार ये आपका झारखंड में है, और ये धात्विक दृष्टिकोण से बहुत ही क्या है? उपयोगी है, मतलब इस पे बहुमूल्य धातुएं मिलती रहती हैं, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। अब देखिए शिलांग और कार्बी एलोंग, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी में पूछा था, हो सकता है बिहार में पूछ ले। शिलांग और कार्बी एलोंग पठार, कार्बी एलोंग पठार, ये दोनों पठार मेघालय पठार के भाग हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। शिलांग और कार्बी एलोंग पठार, क्लियर। तो ये बात होगी किसकी? पठारों के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कोर्स थोड़ा देखिए तेजी से भगा रहे हैं, क्योंकि कारण ये है कि आपका एग्जाम एकदम सर पे आ गया है, ठीक। तो इसको हम पूरा डिटेल में नहीं समझा पाएंगे, इसलिए आपको उतना बता दे रहे हैं जितना आपका एग्जाम में काम हो जाए, आपका काम फंसे नहीं, ठीक है। देखिए पांचवा हमारा है तटीय मैदान या तटीय भाग, तटीय भाग। देखिए भारत का जो ये जो निचला हिस्सा है, ये निचला हिस्सा जो है भारत का, जो ये निचला हिस्सा है ये, ठीक है, ये निचले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? तटीय भाग। क्या बोलते हैं? तटीय भाग। यानी कि ऐसा हिस्सा, जमीन का ऐसा हिस्सा जो एक तरफ समुद्र से लगा हो, दूसरी तरफ जमीन से लगा हो, उसको हम क्या कहते हैं? तटीय भाग। क्या कहते हैं? तटीय भाग। देखिए तटीय भाग की बात करें, मैंने आपको बताया था ये पश्चिम होता है, तो इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। देखिए पश्चिम में 1 2 3 4 शब्द है ना, तो ये पश्चिमी घाट को 4 तट में बांटा गया है, 4 तट में बांटा गया है। पहला ये है गुजरात का तट। कौन सा तट है भैया? गुजरात का तट, या इसको कच्छ का रण भी बोलते हैं, कच्छ का रण। अब यहां गुजरात से लेकर, देखिए ये पहला हो गया, गुजरात से लेकर के यही है गोवा, गोवा तक, गुजरात से लेकर गोवा तक है आपका कोंकण। कौन सा तट है?
कोंकण तट, फिर गोवा से लेकर के मंगलुरु तक, मंगलुरु या बंगलुरु, बंगलुरु वैसे मंगलुरु है, यहां तक आपका है कन्नड़ तट। कौन सा तट है? कन्नड़ तट। फिर यहां से लेके कन्याकुमारी तक आपका है मालाबार तट, मालाबार तट। तो आपसे ऐसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, तो इनमें से तीन ऑप्शन रहेगा, एक इधर वाला दे देगा, तो ये आपको पहचानना रहेगा। ध्यान रखिएगा पश्चिमी घाट में 4 तट हैं। कौन कौन से? गुजरात का तट जो गुजरात तक फैला हुआ है, फिर गुजरात से लेके गोवा तक है कोंकण तट, गोवा से लेके मंगलुरु तक है आपका कन्नड़ तट, और मंगलुरु से लेके आपका कन्याकुमारी तक है आपका मालाबार तट। ठीक है, मालाबार तट। चलिए अब हम इधर देखते हैं। देखिए इधर आपका है उत्कण, उत्कण तट, ये आपका उत्कण तट जो कि आपका ये इधर उड़ीसा साइड फैला हुआ है। फिर यहां महानदी से लेकर के, महानदी से लेके कृष्णा नदी तक, महानदी से लेके कृष्णा नदी तक यहां पे आपका उत्तरी सरकार है, उत्तरीय सरकार तट है। कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक ये आपका है कोरोमंडल तट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, कोरोमंडल तट। ठीक है, तो 3 तट इस तरफ हैं और 4 तट इस तरफ हैं। कुल मिलाकर के 7 तटीय प्रदेश हैं जिनको हमें जानना है। एक तरफ कौन कौन से हैं? गुजरात, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। दूसरी तरफ है उत्कड़ और उत्तरी सरकार, और लास्ट में कोरोमंडल तट। तो ये चर्चा हो गई किनकी? ये चर्चा हो गई हमारे तटीय मैदानों की या तटीय भाग की, जो ये भारत का हिस्सा है। अब अगर आप मोटा मोटा देखें तो भारत को हमने लगभग सब कवर कर लिया। पहाड़ी इलाका हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, पठार हो गया, तटीय भाग भी हो गए। अब बच गए केवल द्वीप समूह। तो मैंने आपको बताया था द्वीप समूह के बारे में बात करें तो ये देखिए, यहां पे आपका दमन द्वीप है, यहां पे आपका लक्षद्वीप है। देखिए दमन द्वीप, यहां पे आपका लक्षद्वीप है, और यहां आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, और इनमें भी छोटे छोटे करके 250 लगभग द्वीप समूह है। तो मुख्य रूप से अगर द्वीप समूह की बात कीजिए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा आपका दमन द्वीप, और एक लक्षद्वीप। ठीक है, ये कुछ द्वीप समूह है जो हमारे भारत देश का हिस्सा है। ठीक है, इस प्रकार हमने जाना कि भारत का जो स्थलाकृति है उसको 6 भागों में बांटा गया है। 6 भाग को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब कल के टॉपिक में थोड़ा सा हमने जो चीजें थी उसको भी आपको बता दिया शुरू में ही, कि जो पहाड़ियां होती हैं, खासी गारो जयंती है, वो कहाँ होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक अब क्लियर हो जाता है। कल हम लोग पढ़ेंगे अपवाह तंत्र के बारे में, यानी कि नदियों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न अक्सर बनता है, तो उसको आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब मेरे चैनल। धन्यवाद।